Okay, fine. So, my dear students, uh, from today we are going to start new unit, or you can say that module, and that module is module 4. And in module 4, the first topic is DC machine. हमें इस पूरे मॉड्यूल में AC एंड DC दो तरह के मशीन्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो पार्ट है इस पूरे मॉड्यूल का, उसमें फर्स्ट पार्ट है डीसी मशीन। डीसी मशीन में आपको दो मशीन्स पढ़नी है। वन इज जनरेटर एंड अदर वन इज मोटर। तो जनरेटर एंड मोटर को पढ़ने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। बिकॉज विदाउट नोइंग द कंस्ट्रक्शन, okay, let me first clarify that someone is saying that my voice is too low. Is this to everyone? Please reply in the chat box. Am I audible properly to everyone? Okay. Now the voice is clear. Okay. Okay, I'll try to speak uh, a bit loud now. So what I was saying is that before we start studying DC machine, we must know about the construction of DC machine. डीसी मशीन पढ़ने से पहले हमें डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं जानेंगे कि डीसी मशीन कितने पार्ट से मिलके बनी होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तब तक वर्किंग को समझने में आपको आसानी नहीं होगी। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये एक डीसी मशीन का लेआउट है। इसको अंदर से कट करके एक पिक्चर ये बनाई गई है, जिसमें आपको दो मेन पार्ट दिखाई देंगे। एक येलो कलर का बाहर पार्ट दिखाई दे रहा होगा, जो कि मशीन को एक्सटर्नल चीजों से एक तो बचाता है, दूसरा मशीन के जो अंदर के पार्ट्स हैं उसको बंद करता है अपने अंदर की तरफ। तो इस वजह से इसका नाम योक और बॉडी है। योक का मतलब होता है समथिंग विच प्रोटेक्ट्स। तो योक का मतलब ये है कि अपने अंदर की ये जो चीजें, पार्ट्स आप देख रहे हैं, इनको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बाहर के पार्ट को कहते हैं योक। उसके बाद अंदर की तरफ आप देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं एक रेड लाइन मार्क कर रही है पोल्स की तरफ। दिस वन, ये पोल्स है, ये भी पोल्स हैं, जहां पर आप ये कॉपर की वाइंडिंग्स देख रहे हैं। जी, ये जो कॉपर की वाइंडिंग्स हैं, इन कॉपर की वाइंडिंग्स को जिस पार्ट पर बांधा गया है उसे कहते हैं पोल। और पोल आप ये देखिए, ये पार्ट है जो ऊपर वाला येलो पार्ट है, उसके नीचे वाले जो ये परत है, ये जो पोर्शन है, लेयर है, इसको कहते हैं स्टेटर। इट इज नोन एज स्टेटर। इस स्टेटर का ही पार्ट होता है ये पोल, जिस पर कॉपर की वाइंडिंग बंधी हुई है। और इस कॉपर की वाइंडिंग को कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पर ये ऊपर आप जो देख रहे हैं, इन वाइंडिंग्स को कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। और नीचे आप जिस वाइंडिंग पे, जो सॉरी, जो पोल के ऊपर आप वाइंडिंग बंधी देख रहे हैं, उसके नीचे वाले पार्ट को पोल शू कहते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि पोल शू का क्या मतलब होता है, पोल का यहाँ पर क्या मतलब है, फील्ड वाइंडिंग का क्या मतलब होता है। पहले पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप ये एक सिलेंड्रिकल शेप का ड्रम देख रहे होंगे, जिसमें कई सेक्शंस हैं। जैसे ये आप ग्रीन कलर का एक सेक्शन देख रहे होंगे, एक प्लेट टाइप की चीज दिख रही होगी, जिसके अंदर आप ये वाइंडिंग देख रहे होंगे। थोड़ा सा ये डार्क ब्राउन है, पिक्चर ऐसी ली गई इसलिए डार्क ब्राउन दिख रहा है। दिस डार्क ब्राउन वाइंडिंग इज बेसिकली नोन एज आर्मेचर वाइंडिंग। इसे आर्मेचर वाइंडिंग इसलिए कहते हैं कि ये जो पूरा सिलेंड्रिकल शेप का एक ड्रम आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक,
इसको आर्मेचर नाम दिया गया है, इस वजह से इसके अंदर जो वाइंडिंग है इसको नाम दे देते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। बहुत ही लूजली टर्म में बहुत आसान तरीके से इस पूरे सिलेंड्रिकल शेप को, क्योंकि ये रोटेट होता है, ये जो आप पूरा स्टेटर वाला पार्ट देख रहे हो जिसपे फील्ड वाइंडिंग बंधी हुई थी, उसके अंदर ये जो पार्ट रखा हुआ है ये पार्ट रोटेट होता है मशीन का, इस वजह से इसको लूजली टर्म में रोटर भी कहते हैं। तो बेसिकली कोई भी मशीन दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। वन पार्ट इज नोन एज स्टेटर विच इज स्टेशनरी, एंड द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट विच रोटेट्स इनसाइड द स्टेटर इज नोन एज रोटर। तो इस पूरे सिलेंड्रिकल ड्रम वाले पार्ट को आप रोटर कह सकते हो, और टेक्निकल टर्म्स में यहाँ इसको आर्मेचर कहते हैं। और इन स्लॉट्स के अंदर यहाँ पे ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं इनमें ये वाइंडिंग बांधी जाती है, इसको कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, someone has said that it is already clear. Very good if it is already clear. सो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया इस मशीन में। एक हो गया स्टेटर, स्टेटर पे पोल्स होते हैं, पोल पे फील्ड वाइंडिंग होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आर्मेचर, इसको रोटर कहते हैं। आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है इसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, एरो इधर पॉइंट हो रहा है शाफ्ट, शाफ्ट पे बेसिकली लोड को बांधा जाता है इन केस ऑफ मोटर। एंड इन केस ऑफ जनरेटर यहाँ पर प्राइम मूवर को कपल किया जाता है, जिसके हेल्प से हम इस रोटर को रोटेट करा पाए। तो प्राइम मूवर को कपल करेंगे शाफ्ट पे इन केस ऑफ जनरेटर, एंड इन केस ऑफ मोटर जो मैकेनिकल लोड होगा उसको कपल करेंगे शाफ्ट पे, या कहेंगे लूजली टर्म में कहेंगे बांधेंगे शाफ्ट पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये दिख रहा है कम्यूटेटर नाम से इसे पॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, कम्यूटेटर का क्या काम है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बेसिकली कम्यूटेटर जनरेटर के केस में अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, और मोटर के केस में अल्टरनेटिंग टॉर्क को यूनिडायरेक्शनल टॉर्क में कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर बेसिकली इट इज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर होता है विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट और यूनिडायरेक्शनल करंट, सिमिलरली in case of DC generator in DC machine, commutator work as a mechanical rectifier। बहुत डिटेल में कम्यूटेटर की वर्किंग आपके कोर्स में नहीं है, बस आप इतना जानते रहिए कि कम्यूटेटर का काम यह है कि ये एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है जो कि जनरेटर के केस में आर्मेचर के वाइंडिंग्स में जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में, जो कि आउटपुट सर्किट में एक्सटर्नल लोड सर्किट में आपको मिलती है। ठीक है, एक और डायग्राम है थोड़ा सा डिफरेंट ऊपर वाले से, जिसमें कुछ चीज़ें और आपको दिख रही होंगी। थोड़ा सा अनक्लियर डायग्राम है मे बी। बाहर वाला ये पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज स्टेटर, और अंदर आप यहाँ पे देखिए, इसमें एक चीज़ क्लियर है, आप ये देखेंगे एक यहाँ पर आपको दिख रही होगी फील्ड वाइंडिंग पोल पर बंधी हुई। पोल शू देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको उभरा हुआ बाहर की तरफ दिख रहा होगा, दिस वन। आप देखिए इस तरह से ये पोल शू बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये वाइंडिंग है, इसी तरह से यहाँ पर भी ये पोल शू बना हुआ है। इसका नाम पोल शू इसीलिए रखा गया है बिकॉज इसका जो शेप है वो हमारे शू के आगे वाले भाग की तरह, जैसे जूते का सोल निकला होता है वैसे ही इसका शेप होता है, इस वजह से इसका नाम पोल शू पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चार आपको पोल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये 4 पोल की डीसी मशीन है। ये रोटर यानी कि आर्मेचर का पार्ट है। इसमें अब शैफ्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, यहाँ पर ये आर्मेचर आपको दिख रहा होगा, आर्मेचर का कोर जिसमें वाइंडिंग बांधी गई है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, इस डायग्राम को देखिए, तो ये क्लियर आर्मेचर का डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे तो ये स्लॉट्स हैं, दीज आर स्लॉट्स। स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग बांधी जाती है,
स्लॉट्स हैं जिसके अंदर वाइंडिंग बांधी गई है। ये पूरा वाइंडिंग का पोर्शन है जो यहाँ पर एक तरह से आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा इसमें वाइंडिंग के टर्न्स हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा आपको दिख रहे होंगे नंबर ऑफ वायर्स यहाँ पर। तो ये वाइंडिंग हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं ये शैफ्ट का पार्ट है। इधर आप एक देख रहे हैं रॉड है, इधर भी एक रॉड निकला हुआ है, ये शैफ्ट है। ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं डायग्राम में, ये दीज आर कम्यूटेटर सेगमेंट्स। अगेन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप वर्किंग जब आपको समझाई जाए तो आप समझ सकें। ठीक है। जस्ट मैं 1 मिनट लूंगा आप लोगों का। मीटिंग में एक स्टूडेंट है जिसने रेज हैंड किया हुआ है, टीम्स डॉट माइक्रोसॉफ्ट एज एन गेस्ट ज्वाइन किया हुआ है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, या तो आप दोबारा से ज्वाइन करिए, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाएगी। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, वो अनम्यूट होके जवाब दे। आपका नाम क्या है? आपने रेज हैंड भी किया हुआ है। रेज हैंड भी किया हुआ है आपने। माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना नाम बताइए। चलिए। चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये आर्मेचर का बहुत ही क्लियर डायग्राम है। यहाँ पे ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स अभी मैंने आपको मार्क करके बताया, इसके ऊपर ही ब्रशेस प्लेस्ड होते हैं। ब्रशेस क्या होता है? इस तरह के कार्बन ब्रशेस होते हैं, इस तरह के। ये कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, जिसके थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में करंट का आउटपुट लिया जाता है। ठीक है। तो इस वाले डायग्राम में यहाँ पर इस कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर यहाँ पर ब्रशेस प्रेस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, इसी कम्यूटेटर सेगमेंट पे। क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होती है, वो इसी कम्यूटेटर के सरफेस से कलेक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ब्रशेस इस पे प्रेस्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, और उन ब्रशेस से वायर्स का कनेक्शन बाहर की तरफ ब्रॉट आउट किया जाता है फॉर सप्लाइंग करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट। ये एक और डायग्राम है रोटर का, आर्मेचर का, जिसमें आप ये स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग जाते हुए देख रहे होंगे। स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग जा रही है, ये देखिए यहाँ पर। और उसके बाद हर वाइंडिंग का जो सिरा है वो इस कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं माइका का इंसुलेशन लगा हुआ है, और फिर ये शाफ्ट है। तो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है डीसी मशीन का। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये ब्रश है, देखिए स्प्रिंग की हेल्प से ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, दिस वन, ये कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर एक तरह से जैसे मैग्नेट चिपका होता है, पकड़े होता है किसी भी सरफेस को, जो उसके लिए मैग्नेटिकली कंडक्टिंग है। उसी तरह से ये वाली सरफेस इस स्प्रिंग की हेल्प से कम्यूटेटर सेगमेंट पे प्रेस्ड करके हेल्ड कर दी जाती है। और इस ब्रशेस के दूसरे, ये जो ब्रशेस का ये वाले सिरे हैं, इसके थ्रू वायर्स को बाहर कनेक्शन के लिए लिया जाता है। ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया वो सभी को समझ में आया? आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं। सभी को आवाज मिल रही है प्रॉपरली, और वाइट बोर्ड विजिबल है? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स क्विकली।
अब मैं आपका सिर्फ कुछ सेकंड लूंगा, मैं एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, उसे प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो से मैं आपको फिर फर्दर समझाऊंगा और क्वेश्चंस भी पूछूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं अभी जो आपको स्क्रीन शेयर दिख रहा है वो कुछ देर के लिए मैं हटाऊंगा और उसके बाद साउंड इनेबल करके आपको वीडियो सुनाऊंगा, ठीक है? तो प्लीज वेट कीजिए कुछ सेकंड का। जी, अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि आप लोगों को स्क्रीन फिर से विजिबल है और मेरी आवाज मिल रही है। Introducing SpeechAlone, the most natural sounding text-to-speech software on the market. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30 AI voices from SpeechAlone. You listened to this video until now and you probably couldn't आप लोगों को आवाज मिल रही है वीडियो में? रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में प्लीज। मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को आवाज मिल रही होगी तो बताइएगा, मैं दोबारा इसे शुरू करूंगा। Is to provide the magnetic fields through which the rotor or armature coil is rotated. अब वॉइस आई थी, मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ, रिप्लाई कीजिएगा। Armature loop are generally placed in slots of armature core. The armature coil is formed by connecting several loops in the series. Armature winding is formed by connecting several coils in series. The armature loop cuts the magnetic field, due to which an electromotive force, EMF, is induced in it. The split ring is a movable device used for reversing the polarity of the current. It's made of copper. The ring is divided through the middle into two parts. And welcome back to my... Hi and welcome back to my YouTube channel. Have you ever wondered how DC generator works? And what are the basic parts of a DC generator? This video will give you the answers to these questions. We will start with the basic parts of the elementary DC generator. As you can see, the configuration of DC generator is pretty simple. The stator is a fixed part of the DC generator. The stator consists of permanent magnets, two of them north and south poles, which is placed to fit around the rotor. The main function of the stator is to provide the magnetic fields through which the rotor or armature coil is rotated. Armature loop are generally placed in slots of armature core. The armature coil is formed by connecting several loops in the series. Armature winding is formed by connecting several coils in series. The armature loop cuts the magnetic field, due to which an electromotive force, EMF, is induced in it. The split ring is a movable device used for reversing the polarity of the current.
It's made of copper. The ring is divided through the middle into two parts. We must use the split ring to achieve single direction of current. The brushes are made of carbon. These are rectangular block-shaped. The only function of these carbon brushes of DC generator is to collect current from commutator segments. A galvanometer is an analog electromechanical actuator that produces a rotary deflection of some type of pointer in response to electric current. So how does the DC generator work? Firstly, we don't want that current direction to change. We want it to remain the same at all times. Let's say in this direction. So, how do we do that? Now, to make sure that the current direction remains the same, what we require is that these brushes constantly keep changing contacts between these wires for each half of rotation. So if the current flows in this way, in this position, this brush must be connected to this wire. So current flows like this and comes out. But when the coil rotates, you can see that when the coil comes to this position, the direction of the current changes. If we want to keep the current in the same direction, we must this brush to be in contact with this wire. Right. And then again, when the coil comes to this position, again the direction of the current changes, and again we want this brush to come in contact with this wire. Probably we already learned that for every half rotation we must change contacts between brushes and wires. But how do we make this process happen automatically? We can automate this process by adding split rings. Split rings, as the name suggests, is a ring that is split in between, giving two half rings with the same gap in between. Now let's see how the split rings automatically change contact for every half a rotation. So right now this brush is in contact with this half part of the split ring, violet color. When the coil rotates and comes to this position, the direction of the current changes, and this brush now is in contact with the other half part of the split ring, pink color. This arrangement provides that current flows in the same direction. Again, as the coil comes to this position, finishing another half a rotation, you can see that this is only changed contact. Brush is in contact again with the violet color half part of split ring. In this way, the DC generator is built, where the current only flows in one direction through any external circuit, and in this arrangement, with brushes and split rings, which helps us to automatically change contacts, we call them commutators. So split rings act like commutators. The next thing we must mention, that it's really important for working principle of DC generator, is how can we determine the direction of the current, magnetic field and force. To determine all this, we must use Fleming's right-hand rule. So we will explain how can we use Fleming's right-hand rule. As you can see, the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil AB pushing that part of the coil upwards. So to know the direction of the induced current, we apply the Fleming's right-hand rule. How do we do that? We place our right hand so that the thumb points up, showing the direction of the force. The index finger or the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south pole, and middle finger will point in the direction of the induced current, which is in our case from A to B. Similarly, to find the induced current in a part of the coil CD, we again use Fleming's right-hand rule. So the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil CD pushing that part of the coil downwards. The thumb points down, indicating the direction of the force, indexed finger or for the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south, and the middle finger will point in the direction of the induced current, which is in this case from C to D. So to conclude, the induced current follows the path ABCD of the coil. The effect of the split ring commutator in DC generators is to ensure that the induced EMF is always in one direction. We can see that in this graph, where V represents the amount of induced EMF and T represents time. You will notice in the graph how the sine wave changes with rotational speed of the coil. The coil in this case has clockwise rotation. Increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. The induced EMF has a positive sign. Also, you see the example how the sine wave changes with rotational speed of the coil, when the coil is rotating counterclockwise. Again, the increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF.
In this case, the induced EMF has a negative sign. To conclude, the DC generator has many advantages like the design is simple, simple to operate, highly reliable, constant voltage can be achieved, speed control is easy. Also, DC generators are added in many applications like boosters in welding equipment to charge batteries and solar systems in an emergency at your house and offices. I hope that you now know everything about DC generators. Don't forget to subscribe, like, and So I have allowed mic for you all. So if there is any query, you can unmute yourself and ask questions regarding the videos which you have just saw. Any query? Muhammad Al Shafi Ansari has raised hand. Is there any query, Al Shafi? Okay. ओके कोई क्वेरी नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने वीडियो प्रॉपर्ली देखा? हाँ सर मिस। सर ये जो वीडियो में वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज हुआ है, तो सर उसमें एक बार आउटवर्ड एक बार इनवर्ड्स मतलब करंट इंड्यूस हो रही थी, तो वो वाला पार्ट नहीं समझ आया सर। ओके देखिए वीडियो में आप लोगों ने एक डायग्राम देखा था, ये डायग्राम कुछ उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इससे इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा कि एन और एस पोल दो पोल की डीसी मशीन है, जनरेटर है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एन पोल से एस पोल की तरफ इस तरह से होती। तो आप राइट हैंड में जो इंडेक्स फिंगर है उस इंडेक्स फिंगर को आप पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इस कॉइल के रोटेशन की डायरेक्शन में फोर्स जिस तरह से अभी आप मान लीजिए कि कॉइल की रोटेशन, ये जो कॉइल आप देख रहे हैं इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगा तो मान लीजिए ये सिरा ए बी है, इस सिरे पे जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ये वाला सिरा सी डी मान लीजिए, इस सिरे पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब राइट हैंड में आप जो थंब है उसको फोर्स के डायरेक्शन में पॉइंट कीजिए, इंडेक्स फिंगर को पॉइंट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो मिडिल फिंगर है वो आपको करंट की डायरेक्शन में पॉइंट होते हुए दिखेगी राइट हैंड में। तो आपको ये दिखेगा कि करंट बी से ए की तरफ फ्लो होगी, जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है वो बी से ए की तरफ होगा। इसी तरह से जब आप सी डी के डायरेक्शन में आएंगे तो आपका थंब जो है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और इंडेक्स फिंगर तो सेम डायरेक्शन में रहेगी, बट मिडिल फिंगर आपको बाहर की तरफ यानी सी से डी की तरफ पॉइंट करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन सी से डी की तरफ होगी। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है वो डी से निकल रही होगी बाहर की तरफ, और इधर बी में अंदर की तरफ जा रही होगी। तो ये चीज वीडियो में समझाने की कोशिश की जा रही थी। अभी भी कंफ्यूजन है जो क्वेश्चन पूछा था? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके तो एक बात ये समझ लीजिए कि जनरेटर में जो आउटपुट वोल्टेज है यानी कि डीसी वोल्टेज या आउटपुट करंट है, ये आपको तभी तक मिलेगी जब तक ये कॉइल रोटेट होती रहेगी, और इस कॉइल को आपको एक्सटर्नल फोर्स से रोटेट कराना पड़ेगा, यानी आपको एक एक्सटर्नल ऐसा सोर्स यूज करना पड़ेगा जो कंटिन्यूअसली इस कॉइल को रोटेट कराए। इसीलिए यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम में आपको दो मशीन्स दिख रही होंगी। इस मशीन को आप डीसी जनरेटर मान लीजिए, और डीसी जनरेटर के शैफ्ट, जो अभी शैफ्ट मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, यहाँ पर दोनों मशीन के शैफ्ट को कपल्ड किया गया है, और ये वाली जो मशीन है ये बेसिकली डीसी मोटर है। तो इसके जो वायर्स हैं उन वायर्स को
आप सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इसमें सप्लाई जाएगी, मोटर का रोटर रोटेट होगा, जिस स्पीड पर मोटर का रोटर रोटेट होगा, यानी ये वाला जो आप शाफ्ट देख रहे हैं ये रोटेट होगा, उसी स्पीड पर ये जनरेटर के कॉइल को यानी कि जनरेटर के आर्मेचर को रोटेट कराएगा। जब जनरेटर का आर्मेचर रोटेट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस डीसी मोटर, दैट मीन्स अभी जो आपने वीडियो में देखा था ये वाली कॉइल रोटेट होगी। जब ये कॉइल रोटेट होगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये दो पोल्स बना रहे हैं इसको ये कॉइल कट करेगी। तो एज पर फेराडे लॉ, प्रिंसिपल ऑफ फेराडे लॉ, इन कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो होगी एज पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये डीसी जनरेटर की वर्किंग है। यहाँ पर डीसी मोटर को जो कि जनरेटर के रोटर यानी कि आर्मेचर को मूव कराने के लिए यूज हो रहा है, इसको नाम देते हैं प्राइम मूवर। अभी कुछ देर पहले मैंने इसी क्लास में नाम लिया था प्राइम मूवर का। तो प्राइम मूवर इसको नाम देते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो मशीन है वो डीसी मोटर ही हो, कोई भी ऐसी मशीन जो कि जनरेटर के रोटर को रोटेट कराए यानी आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराए उसको प्राइम मूवर कहेंगे। तो जनरेटर में आपको तभी तक आउटपुट मिलेगा जब तक कि ये कॉइल ए बी सी डी मूव करती रहेगी। जैसे ही ये कॉइल का मूवमेंट यानी रोटेशन, नॉट मूवमेंट, द राइट वर्ड इज रोटेशन, जब तक इस कॉइल का रोटेशन रहेगा तभी तक आपको आउटपुट पर ईएमएफ मिलेगा। जैसे ही ये रोटेशन बंद हो जाएगा वैसे ही ईएमएफ जीरो हो जाएगा। इसीलिए आपने वीडियो में देखा होगा कि उसने एक्सप्लेन किया कि अगर कॉइल के रोटेशन की स्पीड इंक्रीज हो जा रही थी तो जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जा रहा था। और जब कॉइल के रोटेशन को रिवर्स किया था वीडियो में तो आपने देखा था वो एक ग्राफ के थ्रू आपको दिखा रहा था कि जो पोलैरिटी है यहाँ पर वोल्टेज की वो भी रिवर्स हो जा रही थी। ये वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। मैं उस वीडियो का लिंक फिर से शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो दैट आप लोग उसे एक बार और देख लीजिए, दो तीन बार देख लीजिए, क्योंकि वो बड़ी बेहतरीन वीडियो है अगर आपको डीसी मशीन की वर्किंग को, जनरेटर की मशीन को वर्किंग को समझना है। क्योंकि उसमें कम्यूटेटर काम क्या करता है वो भी समझाया गया है। आप इसको इस तरह से समझिए कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब कभी भी आप मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एन से एस पोल की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी कॉइल को रोटेट करेंगे तो ये कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी। इस वजह से इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो अल्टरनेटिंग नेचर की होगी। तो जो नेचर में जो प्रिंसिपल है फेराडे लॉ का, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट आएगी उसका नेचर साइनोसोडल यानी अल्टरनेटिंग होगा। लेकिन क्योंकि मशीन का नाम है डीसी जनरेटर तो आउटपुट हमको डीसी चाहिए जिसकी पोलैरिटी ना बदले। इस वजह से कम्यूटेटर को इस्तेमाल किया जाता है। इस कम्यूटेटर का काम ही यही है कि ये इस कॉइल में इंड्यूस होने वाली अल्टरनेटिंग करंट को हमें आउटपुट पर डीसी करंट में कन्वर्ट करके दे। इसीलिए कम्यूटेटर यूज किया जाता है। वीडियो में स्टार्टिंग में कम्यूटेटर का नाम सिंपल वर्ड्स में स्प्लिट रिंग बोला गया, और स्प्लिट रिंग से कैसे एसी से डीसी कन्वर्जन हो रहा है, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो भी उसमें समझाया गया। मुझे पता है एक बार में तो आप समझ नहीं पाएंगे वीडियो से, इसीलिए मैं वीडियो शेयर करूंगा जिससे आप लोग उसे थोड़ा सा कई बार प्ले करके देखोगे तो आपको मतलब समझ में आएगा कि कम्यूटेटर ने काम ये कैसे किया। ठीक है, अब फिर से थोड़ा कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। अब थोड़ा आपको समझाने में मुझे आसानी होगी क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपने थोड़ा सा उसको इमेजिन करना अब थोड़ा आसान होगा आपके लिए। तो इस तरह का डायग्राम आप अपनी बुक्स में देखेंगे और नोट्स जो मैंने आपको दी उसमें भी आप इसी तरह का डायग्राम देखेंगे, क्योंकि ये डायग्राम बनाना आसान होता है। इट इज़ अ वन डायमेंशनल डायग्राम। और जब आप मशीन को सामने से देखेंगे तो मशीन इस तरह से अंदर से दिखेगी। ठीक है, ऊपर वाला भाग आप जो देख रहे हो इसको योक कहते हैं, ये जनरली स्टील का बना होता है। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं एन एस लिखा हुआ, ये पोल्स हैं, ये पोल स्टेटर पे होते हैं, ये 4 पोल की मशीन है। यहाँ पर जो वाइंडिंग आपको दिख रही है ये प्लस टर्मिनल है जो पोल पे वाइंडिंग गई है। यहाँ पर देखिए वाइंडिंग के बांधने का तरीका और इस वाले में बांधने का तरीका अलग है। यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ वाइंडिंग गई है, यहाँ एन पोल बन रहा है। यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ वाइंडिंग आई है, यहाँ एस पोल बन रहा है। ठीक है, तो वाइंडिंग को आप जिस तरह से बांधेंगे अकॉर्डिंगली पोल्स बन जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर 4 पोल हैं स्टेटर पे। स्टेटर पे जो वाइंडिंग बांधी गई है इसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। फील्ड वाइंडिंग का नाम फील्ड वाइंडिंग इसलिए है बिकॉज इसका पर्पस होता है टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। बीच वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ब्लू कलर का, ये आर्मेचर है। आर्मेचर किस तरह से एक्चुअल में दिखता है वो मैंने आपको अभी दिखाया भी, वीडियो में भी आपने देखा। वो एक सिंपल कॉइल के थ्रू आपको आर्मेचर समझाने की कोशिश कर रहा था। और एक्चुअल में जो मशीन में होते हैं आर्मेचर वो इस तरह के होते हैं। इनमें ही आप ये स्लॉट्स देख रहे हैं, राइट, ये स्लॉट्स देख रहे हो। तो सामने से देखने पे ये कुछ इस तरह से दिखता है, तो इसको सिंपल तरह से बनाया गया है। ये जो आप ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं बड़े बड़े, ये स्लॉट्स के अंदर आर्मेचर कंडक्टर्स दिखाया गया है, आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए वाइंडिंग और कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है मैं आने वाले क्लास में आपको बहुत क्लियर करके समझा दूंगा। अभी ये समझ लीजिए कि हमारे लिए वाइंडिंग और कंडक्टर समवॉट सेम है। तो इन स्लॉट्स के अंदर ये जो स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं टीथ की तरह, इनके अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये बेसिकली आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक, तो आर्मेचर वाइंडिंग का काम होता है वर्किंग ईएमएफ क्रिएट करना। सारी मशीन्स आप पढ़ेंगे वेदर इट इज एसी और डीसी, दो तरह की वाइंडिंग होती है। वन इज फील्ड वाइंडिंग एंड अदर वन इज आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना मशीन के अंदर। आर्मेचर वाइंडिंग का काम होता है वर्किंग ईएमएफ इंड्यूस करना मशीन के अंदर। क्योंकि जितनी भी रोटेटिंग मशीन्स होती हैं, जनरेटर, मोटर, एसी और वेदर इट इज डीसी, सारी मशीन्स दो तरह की फील्ड पे काम करती हैं। एक होती है फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने का काम फील्ड वाइंडिंग करती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ईएमएफ है उसको कैरी करने का काम, क्रिएट करने का काम आर्मेचर वाइंडिंग करती है। तो सारी मशीन्स जो आप पढ़ेंगे अपने इस मॉड्यूल में, उसमें आप ये दो चीज़ों पे गौर कीजिएगा कि फील्ड वाइंडिंग का स्टेटस क्या है और आर्मेचर वाइंडिंग का स्टेटस क्या है। मतलब फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर बांधी गई है, दो पार्ट होते हैं स्टेटर एंड रोटर, स्टेटर एंड आर्मेचर। तो इन फील्ड वाइंडिंग की प्लेसिंग टाइप ऑफ मशीन पे डिपेंड करती है। डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे बांधा जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग को बांधा जाता है रोटर पे यानी कि आर्मेचर पे। आप आने वाली मशीन में पढ़ोगे कुछ चैप्टर्स के बाद कि इनकी प्लेसिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी, कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे चली जाएगी, फील्ड वाइंडिंग रोटर पे आ जाएगी यानी आर्मेचर पे आ जाएगी। ये कहाँ पर होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी ये इस मशीन में ही रहते हैं डीसी मशीन में। तो डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर होती है, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होती है। और इस डायग्राम में आप एक पार्ट देख रहे हैं ये वाला, दिस वन, जिसमें कि आप सेगमेंट्स ढेर सारे देख रहे हो। दिस पार्ट इज कम्यूटेटर। और इन कम्यूटेटर के ऊपर ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, दीज आर, यहाँ पर एज अ ब्रश पॉइंट किया गया है ऐसे, ब्रश। ये कार्बन के बने होते हैं, हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रशेस होते हैं। इनका काम होता है जो कम्यूटेटर सेगमेंट पे डायरेक्ट करंट आ रही है उसे कलेक्ट करके आउटपुट पे देना। यानी इस यहाँ से वायर हो बाहर निकलेगा ब्रशेस के थ्रू, और जो भी लोड, जैसे मान लीजिए जैसे आपने अभी वीडियो में देखा बल्ब लगा हुआ था, तो यहाँ पे लोड कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटर बेसिकली करता क्या है, जो कॉइल आर्मेचर की है जब रोटेट होगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें जो ईएमएफ है वो अल्टरनेटिंग होगा और करंट भी जो आएगी वो अल्टरनेटिंग होगी। तो कम्यूटेटर क्या करता है, उन अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, और कम्यूटेटर सेगमेंट पे जो करंट होती है उसको ब्रशेस कलेक्ट करके आउटपुट पे सप्लाई करते हैं। तो ये ब्रश का काम है। ब्रश का काम है कम्यूटेटर सेगमेंट में जो करंट आई उसको कलेक्ट करके आउटपुट एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई करना। एंड कम्यूटेटर का काम है जो आर्मेचर वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। तो जो ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस है उसमें कम्यूटेटर की वर्किंग पूछी जाती है। तो आपको बस इतना बताना है, इन केस ऑफ जनरेटर इट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल और डायरेक्ट करंट। And what is the work of brushes? Brushes basically collect current from the commutator segment and to supply to the external load circuit. ये काम होता है कम्यूटेटर का। ओके, ये चीज आप एक बार फिर से समझ लीजिए। डीसी जनरेटर से आपको आउटपुट चाहिए। आउटपुट क्या होगा डीसी जनरेटर में, दिस इज आउटपुट ऑफ डीसी जनरेटर, दिस इज इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको चाहिए।
क्या चाहिए आपको? डीसी वोल्टेज चाहिए, सो डीसी करंट चाहिए। अब ये आपको तभी मिलेगा जब आप मैकेनिकल इनपुट देंगे, जब आप मैकेनिकल इनपुट देंगे जनरेटर को। और मैकेनिकल इनपुट क्या होता है? इन फॉर्म ऑफ रोटेशन। इन फॉर्म ऑफ रोटेशन जब आप मैकेनिकल इनपुट देंगे जनरेटर को, तो ये आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। यानी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनपुट, मैकेनिकल रोटेशन इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो ये मैकेनिकल इनपुट यानी कि जो रोटेशन है, रोटेशन किसकी? जनरेटर के आर्मेचर के कॉइल की, आर्मेचर वाइंडिंग की जो रोटेशन है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? यहाँ पर एग्जांपल के लिए डीसी मोटर हमने ले लिया। तो जब तक मैकेनिकल इनपुट मिलता रहेगा जनरेटर को, आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता रहेगा। जैसे ही आप जनरेटर का मैकेनिकल इनपुट बंद कर दोगे, यानी डीसी मोटर की सप्लाई ऑफ कर दीजिए आप, डीसी मोटर बंद हो गया तो रोटेशन बंद हो जाएगा आर्मेचर कॉइल का, तो आउटपुट भी जीरो हो जाएगा। सो दिस इज हाउ डीसी जनरेटर वर्क्स। हमें एक प्राइम मूवर चाहिए जो कि यहाँ पर डीसी मोटर है, आपको डीसी जनरेटर का आउटपुट लेने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा ये अरेंजमेंट काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, हमको डीसी जनरेटर से आउटपुट चाहिए तो हमको एक डीसी मोटर भी साथ में लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से अवॉइड किया जाता है डीसी जनरेटर को घरों में या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। जनरली एसी जनरेटर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एसी जनरेटर से जो सप्लाई पैदा होती है, यानी कि एसी सप्लाई, उसे ट्रांसमिट करना लॉन्ग डिस्टेंसेस में बहुत आसान होता है कंपेयर टू डीसी जनरेटर, सॉरी डीसी सप्लाई। इस वजह से जनरेशन जो है वो एसी जनरेटर से होता है और उसका ट्रांसमिशन भी हम आसानी से कर पाते हैं इसलिए। अदरवाइज क्या होता कि डीसी जनरेटर से जनरेट होता और फिर डीसी सप्लाई को ट्रांसमिट किया जाता। लेकिन एक और भी कंस्ट्रेंट है इसमें, और वो कंस्ट्रेंट ये है कि हम लोग जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं वो सारे एसी सप्लाई पे चलते हैं, डीसी पे तो चलते नहीं। तो इस वजह से भी डीसी जनरेटर का आप इस्तेमाल कम देखते हैं। और अभी वीडियो में आपने देखा भी कि डीसी जनरेटर का इस्तेमाल बहुत एप्लीकेशंस में होता है, जो कि जैसे कि बैटरी चार्जिंग में होता है, क्योंकि बैटरी को जो चार्ज करना है उसके लिए हमें डीसी सप्लाई चाहिए, तो इसलिए डीसी जनरेटर का वहाँ इस्तेमाल होता है। ये मतलब हर जगह नहीं होता। अब घरों में आप बोलेंगे सर क्यों नहीं डीसी जनरेटर लगा लेते हम इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो इन्वर्टर में इट सेल्फ रेक्टिफायर होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है एसी को डीसी में फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग द बैटरी। बट जो बड़े बड़े पावर सब स्टेशंस होते हैं वहाँ पर जो मीटर्स वगैरह होते हैं वो डीसी सप्लाई पे चलते हैं, तो वहाँ पे जो उनकी बैटरीज है उनको चार्ज करने के लिए डीसी जनरेटर का यूज़ होते हैं करते हैं। इसी तरह से कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे पर्पजली डीसी सप्लाई चाहिए तो वहाँ डीसी जनरेटर का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज कमर्शियल एप्लीकेशन में डीसी जनरेटर का इस्तेमाल कम है। ठीक। अब फिर से एक ये सिंपल सा डीसी जनरेटर का डायग्राम है जिसमें दो पोल आपको दिख रहे हैं। ये स्टेटर का पार्ट है। ये कॉइल जो आपको दिख रही है, दिस कॉइल इज बेसिकली आर्मेचर कॉइल। जब ये रोटेट होगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंगली आपको ईएमएफ इंड्यूस मिलेगा इस कॉइल में एज पर फेराडे लॉ। अब यहाँ पर कॉइल के रोटेशन की वजह से कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इस वजह से ट्रेंड में जो वर्किंग प्रिंसिपल नाम देते हैं इसका वो होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए कहते हैं जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को, बिकॉज यहाँ पर कॉइल के रोटेशन के वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। दैट्स व्हाई द वर्किंग प्रिंसिपल इज नोन एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट मीन्स जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ डीसी जनरेटर बेसिकली वर्क। अगर आप में से कोई क्वेरी हो किसी की तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके, अभी तक जो आपने पढ़ा। सर जी पूछो। सर जो आपने वो डायग्राम दिखाया था 1D वाला, हाँ हाँ। सर ऊपर, सर उसमें जो नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी है, मैग्नेटिक फील्ड सर नॉर्थ टू साउथ जाती है, हम्म। तो सर उसमें नॉर्थ साउथ अगल बगल ही बन गया सर, यही वाला है इसमें सर, ये नॉर्थ साउथ सर ये। अच्छा अच्छा, देखिए ऐसा है कि कुछ चीज़ें डायग्राम में अपने हिसाब से समझ में आती हैं। अगर आप टेक्निकली समझेंगे तो इस तरह से समझ में आएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस तरह से होगी ना,
दिस वन, इस तरह से। इसी तरह से इधर भी होगी, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मौजूद है कि नहीं? तो जब रोटर रोटेट होगा तो कट होगी आर्मेचर के कंडक्टर्स। ये बात समझ में आई? यस सर, हम्म। यस सर, यस हाँ, सर। अब एक क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पूछा गया तो इसलिए मेरे दिमाग से स्लिप कर गया था, तो मैंने एक्सप्लेन करना भूल गया। ये देखिए आप, यहाँ पोल का जो बाहर का भाग है वो देखिए जूते की शोल की तरह है, इसी वजह से इसका नाम पोल शू है। दिस वन, ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये देखिए जूते के शोल की तरह उभरा हुआ है, इसी वजह से इसका नाम पोल शू दिया गया है। इस शेप को बनाने का बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन क्या है मैं आपको यहाँ साइड में समझाता हूँ। ये मान लीजिए, एक मिनट, ये मान लीजिए रोटर है सिलेंड्रिकल। अगर हम पोल का शेप इस तरह से बना दें तो फर्क क्या होगा कि यहाँ सेंटर में देखिए तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ सेंटर में डिस्टेंस कम है, यहाँ पे सेंटर बढ़ गया डिस्टेंस। लेकिन अगर आप पोल के फेस को इस शेप में बनाएंगे, इस शेप में, तो इससे क्या मदद मिलेगी? ये थोड़ा बनाने में मुझसे गड़बड़ी हो गई, ठीक से पेन चली नहीं। इस तरह से बनाने से क्या है कि ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस है वो पोल से आर्मेचर की हर जगह यूनिफॉर्म हो जाएगी। इस कारण से इस तरह का शेप पोल का फेस का बनाया जाता है और इसको नाम पोल शू दिया जाता है। तो ये इसका कारण है कि क्यों इस तरह से शेप दिया गया। अदरवाइज ये ऊपर वाले डायग्राम में जैसा शेप है इसी तरह का शेप बना देते, इस तरह से बनाने की क्या जरूरत थी? इसको इंग्लिश में कहते हैं चैम्फर्ड शेप। ठीक है, ये जो शेप बन रहा है इसको कहते हैं चैम्फर्ड शेप। ये कारण ही इसका ये है कि आप में पोल से रोटर के बीच यानी आर्मेचर के बीच की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एयर गैप। इस डिस्टेंस को कहते हैं एयर गैप, टेक्निकल टर्म्स में एज एन इंजीनियर कहा जाता है एयर गैप। लिख देता हूं मैं, इसको नाम देते हैं एयर गैप, जो गैप है। तो इस एयर गैप को यूनिफॉर्म बनाने के लिए ऐसा शेप दिया जाता है। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो एक्चुअल में मशीन के अंदर इतना ज्यादा गैप आपको नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में गैप, ये वाला गैप, इतना गैप आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे इतना गैप दिख रहा है। इतना गैप इन एक्चुअल होता नहीं है। ये पढ़ाने के लिए डायग्राम को सिंप्लीफाई बनाते हैं ताकि आपको पोल अलग अलग दिख जाए चारों, आप आसानी से इसको विजुलाइज कर सकें, इस वजह से ऐसा डायग्राम बनाया जाता है। बट इन प्रैक्टिस ऐसा डायग्राम होता नहीं है। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया था ये वाला, इसमें देखिए आपको कहीं इतना गैप दिख रहा है? इतना गैप होता नहीं है। बस गैप इतना होता है कि ये बीच वाला जो रोटर है ये आसानी से घूम सके और किसी भी तरह का इसको फ्रिक्शन ना मिले स्टेटर की बॉडी से, मतलब आपस में ये कहीं टच ना करें। बस इतना गैप होता है, बहुत ही कम गैप होता है कि आप एक सुई अंदर इन गैप के अंदर रख सकें शायद, बस इतना ही गैप रहता है। तो पढ़ाने के लिए इतना ज्यादा आपको गैप दिख जाता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ये बता रहे हैं कि पोल शू का जो शेप इस तरह से देते हैं ताकि यूनिफॉर्म एयर गैप हो जाए, बट यहाँ तो सर गैप बहुत ज्यादा है, तो फिर इसका क्या मकसद हुआ? तो एक्चुअल में डायग्राम इस तरह का नहीं है। डायग्राम किस तरह का होता है वो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? सर जो कार्बन रॉड्स होते हैं, कार्बन रॉड नहीं, ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस, सर ब्रशेस जो होते हैं सर वो जनरेटर में तो सर इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करने का वर्क करते हैं, पर सर हम हाँ, जब बाहर से सप्लाई देंगे तो सर वो उसमें मोटर, वर्क करते मोटर हैं के कि केस नहीं? में ना, यस मोटर सर, के केस में, राइट। देखिए मोटर के यस सर। केस में ये सप्लाई कम्यूटेटर सेगमेंट में पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखिए इस तरह से समझिए कि कोई आकृति, कोई शेप ऐसा है जो वो लगातार घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। अब ऐसी आकृति पे अगर आप वायर्स कनेक्ट करेंगे तो क्या आप वायर्स कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नो तो सर, नो सर। एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्शन बनाए रखने के लिए ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट घूमता रहता है रोटर के साथ, लेकिन ये ब्रशेस जो है वो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, स्टिल रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट स्प्रिंग, जो डायग्राम में मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं फिर से दिखाता हूँ डायग्राम ब्रश का, ये वाला, ये ब्रश का डायग्राम है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और ये स्प्रिंग की हेल्प से कम्यूटेटर सेगमेंट पे इसको प्रेस करके चिपका देते हैं। तो ये एज अ मैग्नेट
चिपका रहता है कम्यूटेटर सेगमेंट पे। कम्यूटेटर सेगमेंट घूमता रहता है लेकिन ये ब्रशेस अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, और इन्हीं ब्रशेस के यहाँ इस वाले सिरे से वायर्स को बाहर कनेक्ट करके लोड से कनेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ जनरेटर एंड इन केस ऑफ मोटर ये सप्लाई वायर्स आते हैं ब्रशेस पे। और कोई क्वेरी किसी की? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन को समझेंगे कैसे डेराइव होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंडक्टर क्या होती है, कॉयल क्या होती है, वाइंडिंग क्या होती है, इनमें क्या फ़र्क है, बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप लोग को न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी। अगर और कोई क्वेरी किसी की नहीं हो तो हम लोग क्लास यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं।